न्यूट्रलिटी पीएच पे क्वेश्चन हो गया था। चलो आगे, पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल पे अगर हम लोग बात करें तो कॉन्सेप्ट तो सॉरेनसन ने ही दिया था बाय सॉरेनसन। तो यहां पर ध्यान दो, यहां पर जैसे हम लोग H प्लस आयन कंसंट्रेशन ले रहे हैं और यहां पर पीएच ले रहे हैं, तो 10 पावर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 11 12 13 14 ये है। अब यहाँ पर पीएच अगर देखा जाए तो क्या आएगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये क्या हो जाएगा 14। यहाँ पर पिछले लेक्चर पे बताया गया था पीएच 7 होने पर क्या होगा, न्यूट्रल। और यहाँ पर पीएच 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, तो ये एसिडिक है। एंड एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, ध्यान देना एरो का मुंह इधर है, तो मतलब पीएच घट रहा है तब एसिडिकेशन बढ़ रही है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहां पर बेसिक है एंड बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेज, तो पीएच और एसिडिकेशन तो एक दूसरे क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होंगे। यहां पर देखा जाए बेटा, ऊपर कर दें थोड़ा। अच्छा, अब यहां पर अगर आप लोग से चर्चा किया जाए, एक सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10 पावर -2 है, तो पीएच कितना है 2, 10 पावर -3 हो गया तो पीएच कितना हो गया 3। अब यहां पर 10 पावर -2 ज्यादा है या 10 पावर -3 ज्यादा है, -2। 10 पावर -3 कम है, कितना कम है, 10 गुना, 10 टाइम। मतलब हम लोग इधर ध्यान दें बेटा, 10 पावर -3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 पावर -2 हो जाएगा, या 10 पावर -2 को 10 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 10 पावर -3 हो जाएगा। आपको पढ़ाया गया था कंसंट्रेशन इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, तो अगर कंसंट्रेशन यहाँ पर 10 टाइम डिक्रीज कर रहे हो तो इसका मतलब वॉल्यूम 10 टाइम क्या कर रहे होगे, इंक्रीज कर रहे होगे, डाइल्यूशन 10 टाइम बढ़ रहा होगा। तो इसका अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, तो अगर हम लोग ये कहें कि यहाँ पर 10 टाइम डाइल्यूट किया गया, 10 टाइम कितना डाइल्यूट किया गया, 10 टाइम, तो पीएच 1 यूनिट क्या हो गई, बढ़ गई। तो किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन को अगर 10 टाइम डाइल्यूट किया जाए तो उसका पीएच क्या हो जाएगा, 1 यूनिट बढ़ जाएगा। अब मान लो एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 2 है, उसको 10 टाइम मतलब उसको 100 टाइम डाइल्यूट किया गया, पीएच क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100 टाइम डाइल्यूट कर रहे हैं तो 100 टाइम का मतलब 10 इंटू 10, 2 बार 10, तो पीएच में क्या होगा, 2 यूनिट की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4। तो एक सॉल्यूशन जिसका पीएच 2 है अगर हम लोग 100 टाइम डाइल्यूट कर दें तो पीएच क्या हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। अच्छा, एक सॉल्यूशन जिसका पीएच 5 है, 1000 टाइम डाइल्यूट कर दें तो पीएच क्या हो जाएगा, पीएच 5 है, 1000 टाइम डाइल्यूट कर दिया जाए, पीएच क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप हाँ 6 होगा, आप है
हाँ 6 कैसे होगा? हाँ तो फिर 6 कैसे बोल रहे हो उसको? लेस देन 7 बोलो। आपको 6 बोल रहे हो, इसको तो एग्जैक्टली वैल्यू मालूम है। बैठ जाओ। तो क्या बोलेंगे? लेस देन 7। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी एसिड को आप चाहे जितना डाइल्यूट कर दो, वो पीएच उसका 7 से नीचे ही रहेगा, 7 भी नहीं होगा। किसी भी एसिड को चाहे जितना डाइल्यूट कर दो, उसका पीएच 7 से क्या रहेगा? कम ही रहेगा। नोट करके लिख लेना। इसको लिख चुके हो? लिख चुके हो इसको? देखो जल्दी लिखो। चला जाए आगे। जल्दी कर थोड़ा, पीछे लिख रहे हैं अभी लोग। रिमूव कर रहे हैं बेटा? लिखिएगा ऑन डाइल्यूटिंग ए सॉल्यूशन, हाँ नोट में, ऑन डाइल्यूटिंग ए सॉल्यूशन pH increases on diluting a solution, थोड़ा सा गलत हो रहा बेटा, by 10 टाइम, by 10 टाइम pH increases by 1 unit. But for acidic solution, pH is always less than 7. But for acidic solution, pH is always less than 7. तो सॉल्यूशन को अगर हम लोग एसिडिक मतलब किसी भी सॉल्यूशन को 10 टाइम डाइल्यूट करेंगे तो पीएच में क्या हो जाएगा? 10, 1 यूनिट की क्या हो जाएगी? इंक्रीजमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर एसिडिक सॉल्यूशन है तो पीएच हमेशा क्या हो जाएगा बेटा? 7 से कम ही रहेगा। 7 से, ऐसा भी नहीं कि 7 कर दो, 7 कर दो तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो एसिड है इसका मतलब वहां कुछ H प्लस रहा ही होगा, तो चाहे जितना वाटर डालोगे H प्लस तो रहेगा ही, वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो 7 से हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा। चलो हम लोग 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रिमूव कर रहे हैं इसको। चलो पहला क्वेश्चन, 1 milliliter HCl solution has pH equal to 2. Is diluted by 1000 times. Find pH of resulting solution. क्या हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? 5। यहां पर ध्यान दो, नॉर्मलिटी आपको बताया गया था, इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 पावर माइनस pH पढ़ाया गया था पिछले लेक्चर पे। तो यहां पर पहला pH आपका क्या है? 2, इसका मतलब N1 क्या हो जाएगा? 10 पावर माइनस 2। N2 आपको नहीं मालूम है। V1 कितना बेटा? 1 मिलीलीटर। V2 कितना है?
1000 टाइम। तो N1V1 N2V2 कितना हो जाएगा 10 पावर -2 इंटू 1, N2 मालूम नहीं, V2 कितना भैया 1000, तो N2 कितना हो जाएगा 10 पावर -2 अपॉन 1000, तो कितना हो जाएगा 10 पावर -5। तो N2 इक्वल टू H प्लस इक्वल टू 10 पावर -5 और H प्लस इक्वल टू कितना होता है 10 पावर -PH। तो -PH बराबर कितना -5, PH बराबर कितना बेटा 5, PH बराबर क्या आ गया 5। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ वाटर should added in 1 milliliter HCl solution having pH equal to 2 so that pH of resulting solution become 4। क्या आंसर होगा भैया क्या आंसर बोल दिया जाए। अब एकदम आप लोग शांत हो जाते हो, कुछ नहीं बोलेंगे। 99 मिलीलीटर। यहां पर ध्यान दो, V1 कितना है, N1 कितना है 10 पावर -2। ये चीज तो समझ रहे हो ना, पहला pH और N2 कितना हो जाएगा 10 पावर -4। V1 कितना बेटा 1 मिलीलीटर। आपका N1V1 N2V2 यहां पर कितना 10 पावर -2, यहां पर 1, 10 पावर -4 यहां पर क्या V2, तो V2 बराबर 10 पावर -2 अपॉन 10 पावर -4 कितना हो गया 10 पावर 2, दैट इज 100 मिलीलीटर, दैट इज 100 मिलीलीटर। लेकिन ये आंसर नहीं है, आपसे पूछा गया कितना मिलाया जाए। तो 1 मिलीलीटर अगर 100 मिलीलीटर में बदल जाए तो pH 2 से कितना हो जाएगा 4। तो 100 में कैसे बदलेगा, कितना मिलाएंगे। तो यहां पर आपसे डेल्टा V पूछा गया है, तो V2 माइनस V1, तो 100 माइनस 1 दैट इज 99 मिलीलीटर। अगर आप लोग पिछले क्वेश्चन और इसमें अच्छा एडेड वाटर पहले भी आपको पढ़ाए थे, जब नॉर्मलिटी पढ़ाए थे कि जब भी कहा जाए कितना मिलाएं तो आपको डिफरेंस बताना होगा। और यहां पर ध्यान दो, अगर आप इस क्वेश्चन में पिछले वाले में कंफ्यूज हो रहे हो, देखना बेटा, तो यहां पर कह रहा है कि 100 टाइम मतलब 1000 टाइम, तो मतलब ये जो वॉल्यूम पहले आपका था उसको आपने 1000 टाइम डाइल्यूट कर दिया। तो पहले कितना था 1 मिलीलीटर, अब इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा रिजल्टिंग वॉल्यूम 1000 मिलीलीटर ही तो आएगा।
तो 1000, ये नहीं कहा गया 1000 मिलीलीटर मिला दिया, कहा गया 1000 टाइम डाइल्यूट कर दिया गया। ठीक है, तो जब भी आपसे कहा जाए कितना मिलाएं तो आप हमेशा डेल्टा V बताएंगे, और आप लोग V2 पर जाके अटक जाते हो। चलें आगे, रिमूव कर रहे हैं। मिटा दें बेटा, चलो अगला क्वेश्चन, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन, having pH 2 and 5 are mixed. Find pH of resulting solution. तो ध्यान देना सभी लोग, pH 2 है, pH 5 है, मतलब दोनों क्या है, एसिडिक हैं बेसिक हैं, एसिडिक। तो वही चीज नॉर्मलिटी इक्वल टू H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या बेटा, 10 पावर माइनस pH। ये फार्मूला आप लोग जानते हो। तो N1 कितना आ जाएगा, 10 पावर माइनस 2, और N2 कितना, 10 पावर माइनस 5। इक्वल वॉल्यूम मतलब दो सॉल्यूशन का वॉल्यूम सेम लिया है। तो मान लो पहला जो सॉल्यूशन था उसका वॉल्यूम V1 है और दूसरे का वॉल्यूम क्या है, V2 है, लेकिन दोनों सेम है और किसके बराबर हैं, V के। तो अब यहां पर आप लोग क्या करोगे, N मिक्सचर इक्वल टू N1 V1, यहां पर प्लस या माइनस, क्यों भैया, चूंकि दोनों एसिड हैं। तो जब दोनों एसिड या दोनों बेस होंगे तब प्लस, एक एसिड और दूसरा बेस होगा तो माइनस। ठीक है, तो यहां पर बस बाकी आप लोग जानते ही हो, N1 कितना बेटा, 10 पावर माइनस 2, V यहां पर V 10 पावर माइनस 5, यहां पर अगेन V, यहां पर 2V। तो यहां पर 10 पावर माइनस 2 प्लस 10 पावर माइनस 5, यहां पर V, यहां पर 2V कैंसिल हो जाएगा। तो अब पावर तो तभी जुड़ती है जब पावर बराबर हो, बराबर नहीं तो नहीं जुड़ेगी। तो इसको 10 पावर माइनस 2 को 10 पावर माइनस 5 कर दिया जाए। तो कैसे करेंगे, 1000 से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, 10 पावर माइनस 5। अब तो कोई दिक्कत नहीं ना भाई, 10 पावर माइनस 2 को ऐसे कर दें तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और यहां पर कितना, 10 पावर माइनस 5 पहले से है अपान कितना 2। अब इस 10 पावर माइनस 5 कॉमन ले लोगे तो 1000 प्लस 1/2 गुणे 10 की घात ऋण 5। तो इसको आप लिखोगे 500, 5 गुणे 10 की घात ऋण 5, या लगभग 5000 ही मान लो। सही लिखें गलत लिखें, गलत लिखें, दशमलव रहेगा। तो इसको हम लोग क्या मान लें, लगभग 500 अगर मान लें तो क्या हो जाएगा, बोलो भैया, 5 गुणे 10 की घात ऋण 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा नॉर्मलिटी, और नॉर्मलिटी इक्वल टू आप पहले जान रहे हो H प्लस, और H प्लस यहाँ पर pH इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग H प्लस। तो माइनस लॉग 5 गुणे 10 की घात ऋण 3, तो माइनस लॉग 5, और आपको बताए हैं अगर गुणा है तो प्लस हो जाता है, प्लस माइनस लॉग 10 की घात ऋण 3। ये माइनस लॉग 5 की वैल्यू 0.699 होगी माइनस में, और ये पहले आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 log 10 की वैल्यू 1। इसको राउंड अप करके 0.7 मान लिया जाए तो 2.3 आ जाएगा। pH बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 2.3।
सॉल्व कर लो जल्दी। चलो बेटा, चलो रिमूव कर रहे हैं। यहां पर सेम क्वेश्चन फिर से, इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू सॉल्यूशन having pH respectively 2 and 11 are mixed. Find pH of resulting solution. यहां पर ध्यान बेटा, 2 and 11 है, तो जो 2 रखता है पीएच उसका वो क्या होगा, एसिड, और जो 11 रखता है वो क्या हो जाएगा, बेस। तो ये नहीं कहा गया कि एसिड और बेस मिलाया गया, ठीक है। पीएच से आप पहचानो क्या मिलाया गया। तो यहां पर Na सॉरी फॉर एसिड, तो 10 पावर माइनस पीएच कितना भैया, 10 पावर माइनस 2। यहाँ पर पीएच प्लस पीओएच बराबर कितना होता है, क्या पढ़ाए थे 14। पीएच कितना है 2, पीएच तो पता करना है, नहीं पीएच कितना है 11 है, कितना है 11, पीओएच 14 माइनस 11 कितना हो जाएगा बेटा 3। तो यहां पर एनवी बराबर OH माइनस कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 पावर माइनस क्या हो जाएगा POH, 10 पावर माइनस POH। और POH कितना सॉल्व किए हो, कितना 3, तो यहां पर कितना लिखोगे 10 पावर माइनस 3। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर क्या लिख रहे हो बेटा, नॉर्मलिटी ऑफ मिक्सचर। तो यहां पर NaVa माइनस NvVv डिवाइड बाई Va प्लस Vv, माइनस क्यों, चूंकि एक एसिड है दूसरा बेस है। अच्छा, वॉल्यूम Va इक्वल टू क्या है, Vv इक्वल टू क्या है बेटा V। अब यहां पर क्या लिख रहे हो, N मिक्सचर, बोलो भैया। तो 10 पावर माइनस 2 यहां पर V, 10 पावर माइनस 3 यहां पर V, यहां पर V प्लस V, तो V कॉमन ले लिया जाए, 10 पावर माइनस 2, 10 पावर माइनस 3 यहां पर 2V, यहां पर V आ ही जाएगा, तो V कैंसिल हो जाएगा। यहां पर 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 कर दें, 10 पावर माइनस 3 कर दें, यहां पर 2, तो 10 माइनस 1 आ जाएगा क्या, नहीं, हाँ 10 माइनस 1, यहाँ पर 10 पावर माइनस 3, यहाँ पर कितना बेटा 2, देख लेना कहीं गलत ना हो। अब क्या करोगे 9
इंटू 10⁻³ अपॉन 2, 4.5 इंटू 10⁻³ ये क्या आ गया, नॉर्मलिटी मिक्सचर। अच्छा अब ये जो यहां पर ध्यान दो, एसिड वाला पार्ट ज्यादा है बेस वाला, किसका, एसिड वाला पार्ट ज्यादा है ना भाई, 10⁻² ज्यादा है, 10⁻³ क्या है, कम है। तो जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा, एसिडिक। मतलब पीएच निकालें या पीओएच, पीएच डायरेक्टली आ जाएगा। तो बाकी आप जान ही रहे हो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर तो नॉर्मलिटी ये एसिडिक है, तो यहाँ पर आई नॉर्मलिटी इक्वल टू एच प्लस इक्वल टू कितना बेटा, 4.5 इंटू 10⁻³ तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस माइनस लॉग 4.5 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर माइनस लॉग 4.5 प्लस माइनस लॉग 10⁻³ तो माइनस लॉग यहाँ पर 4.5 प्लस ये डायरेक्ट 3 कर दे रहे हैं, 3 log 10 हो जाएगा। और 4.5 का जो लॉग होगा ये लगभग 0.66 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा, तो कितना सॉल्व करने पर आएगा पीएच 2.34। लॉग आप लोग देखना जानते हैं ना, जानते हैं सभी, बताए थे शायद, चलो नहीं बताए होंगे तो अगले चैप्टर में बता देंगे, या इसी में कल बुक लेना समझा देंगे थे, ठीक है। लॉग जानना पड़ेगा, बिना जाने काम नहीं चलेगा। हालांकि एग्जाम में तो दिया रहेगा, लेकिन घर पे आप बैठ के सॉल्व कर रहे हो तब कैसे आप करोगे, तो वहां तो किताब में क्वेश्चन में लॉग की वैल्यू नहीं दी रहेगी ना, तब आप कैसे समझोगे कि आगे हम सही प्रोसीड कर रहे हैं गलत प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। तो सीख लेना चाहिए। आगे चल जाए, चलो आगे हम लोग अगला एक टॉपिक ले रहे हैं आज, एसिड बेस कॉन्सेप्ट। एसिड बेस कॉन्सेप्ट ये टोटली थ्योरेटिकल होगा, 3 कॉन्सेप्ट है बेटा। कितने कॉन्सेप्ट हैं, 3 कॉन्सेप्ट। कौन कौन से, आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, दूसरा ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, और तीसरा हो जाएगा लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट, फिर डालेंगे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। पहला species which generate H plus in aqueous medium
is acid while which generate OH minus is base। तो जो H प्लस जनरेट करता है उसको क्या कहेंगे, एसिड। और जो बेटा HCl यहां पर H2O, तो क्या हो जाएगा H3O प्लस Cl माइनस, ये एसिड है। और यहां पर Cl माइनस को वाटर मॉलिक्यूल घेर लेंगे तो एक्वस हो जाएगा। आपको पिछले लेक्चर पे पढ़ाए थे कि हमेशा वाटर में H प्लस किस रूप में रहेगा, हाइड्रोनियम आयन के रूप में, मतलब H3O प्लस के रूप में। पढ़ाए थे, फिर बता दे रहे हैं कि H प्लस वाटर में हमेशा हाइड्रोनियम आयन के ही रूप में रहेगा, ये पूछा भी जाता है कई बार। अच्छा, एक और चीज, H प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर वाटर में क्या हो सकता है? मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कोई भी स्पीशीज किसी दूसरे से कितनी संख्या में घिरा हुआ है, ठीक है। तो 4 वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर सकते हैं। मतलब फाइनली अगर देखा जाए तो ये 4H2O प्लस H प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, H9O4 प्लस के रूप में हो सकता है। कहने का मतलब वाटर का मतलब H प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम वाटर में कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। 4 वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड कर सकते हैं। चलो ठीक है। और OH माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा, ये भी याद रखिएगा। OH माइनस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4 ही होगा। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, बेसिसिटी acid may be of following type। यहां पर ध्यान दो बेटा, इसको बेस नहीं लिखे हैं यहां पर। पहला मोनोबेसिक एसिड, जनरेट 1H प्लस, जनरेट 1H प्लस। एग्जाम्पल में देखा जाए, एग्जाम्पल में बेटा यहां पर HCl, HBr, HI, H3PO2, CH3COOH, RCOOH, H3BO3। अच्छा, इधर ध्यान दो, ये फास्फोरस का एसिड है, कई बार बता चुके हैं। फास्फोरस के एसिड में अगर एक फास्फोरस है तो उसकी बेसिसिटी जितना ऑक्सीजन है उससे एक कम होगा। शर्त ध्यान रखना है कि फास्फोरस एक ही होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा फास्फोरस है तब इस रूल को भूल जाइएगा। अगर अकेला फास्फोरस है तो बेसिसिटी क्या होगी, जितना ऑक्सीजन है उससे एक कम होगा। H3BO3, यहां पर ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, आर्हीनियस एसिड, ये आर्हीनियस एसिड नहीं है। यहां पर H3BO3 3 बार पूछा गया है, 2 बार IIT में और 1 बार नीट में। छत्तीसगढ़ पेपर नीट ने अलग अलग होता था। IIT में पहली बार पूछा गया था कि व्हाट इज बेसिसिटी ऑफ H3BO3।
दूसरी बार पूछा गया था कि हाउ इट्स बेसिसिटी इज 1, इसकी बेसिसिटी 1 कैसे होगी। और छत्तीसगढ़ पीएमटी में पूछा गया था तो वहां पर व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट H3BO3। तो यहां पर H3BO3 के बारे में पहले आपको करेक्ट स्टेटमेंट बता दें, इट इज वीक मोनोबेसिक लुईस एसिड। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब आर्सेनियस एसिड नहीं है, लुईस एसिड है। और मोनोबेसिक लिख दिया तो बेसिसिटी तो आपको क्लियर हो ही गया। हाउ बेसिसिटी इज 1, यहां पर ध्यान देना बेटा, ये HO ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्ट्रक्चर है। बोरान के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, 3 से एयर कर लिए 6 हो गया। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जब वाटर में डालोगे तो ये ध्यान रखिएगा, ये रूल मान के चलो, हम कई बार बता चुके हैं कि कोई भी एटम लोन पेयर रखना चाहता नहीं है, तो ये लोन पेयर रखना चाहता नहीं और इसको लोन पेयर की जरूरत है, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है। तो क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर देगा। तो डोनेट करेगा तो फाइनली यहां पर ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा और ये इस H के इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, कुल मिला के ऐसे कर सकते एक बांड टूट जाएगा। तो यहां पर कितने OH दिख रहे हैं? 3, और एक OH और जुड़ने जा रहा है, अब कितने हो गए? 4। तो OH तो माइनस के साथ जुड़ेगा ना, माइनस, और यहां पर क्या हो जाएगा? H+। तो इस तरह से इसकी बेसिसिटी 1 है। तो कई प्रोसेस लिखे गए थे, उसमें ये सही था कि H3BO3 प्लस वाटर इक्वल टू BOH होल 4 माइनस और यहाँ पर H+। ये करेक्टली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बेसिसिटी इसकी 1 कैसे है। जल्दी लिखो तो आगे बढ़ें। चले बेटा, रिमूव कर रहे हैं। डाई बेसिक एसिड जनरेट 2H+, यहां पर H2SO4, H2SO3, H2C2O4, H2C2O4, 2H2O, H2CO3, H3PO3। यहां पर तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑक्सीजन से 1 कम। और एक जहां पर आपको काफी आश्चर्य होगा केमिकल बॉन्ड में, हालांकि हम पढ़ा चुके हैं सब, इसकी भी बेसिसिटी कितना है? 2 है। इसकी बेसिसिटी कितना है? 2। केमिकल बॉन्ड में लिखा चुके हैं सब। ट्राई बेसिक जनरेट 3H+। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। एक और काफी इंटरेस्टिंग है, HPO3।
मेटाफॉस्फोरिक एसिड। क्या भैया? आर्थो माइनस वाटर इक्वल टू मेटा, आर्थो माइनस वाटर इक्वल टू मेटा, 2 आर्थो माइनस वाटर इक्वल टू पायरो, आर्थो माइनस वाटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? मेटा। 2 आर्थो माइनस वाटर इक्वल टू पायरो। ध्यान देना, यहां पर हमने क्या लिखा है? आर्थो फास्फोरिक एसिड ना, इससे केवल एक वाटर निकाल दो तो क्या बन जाएगा? मेटा बन जाएगा। और यहां पर 2 आर्थो ले लो और वाटर हटा दो तो क्या हो जाएगा? H4P2O7। इसका क्या नाम है? अरे फास्फोरिक एसिड लिख रहे हो ना भैया, फास्फोरिक एसिड का प्रीफिक्स क्या है? और यहां पर प्रीफिक्स क्या लगाना है? पायरोफास्फोरिक एसिड। प्रीफिक्स क्या लगाना है? पायरोफास्फोरिक एसिड। बात समझ आ रहा है ना? तो लिख लो पट से। 1 मिनट। हेलो हेलो हेलो, हाँ बेटा, हाँ बताओ। क्लास ले रहे हैं। हाँ मुख्यमंत्री वाला। बोलो बताओ। ठीक। ठीक भैया, तो क्या हो जाएगा? पायरो। यहां पर हम जो बताना अभी चाह रहे हैं वो और इंटरेस्टिंग है। मेटाफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी आपको बताना है। बेसिसिटी क्या होगी? यहां पर n इक्वल टू 1 होगा और n इक्वल टू 3 होगा। मेटाफॉस्फोरिक एसिड की बेसिसिटी क्या होगा? 1। और क्या होगा? 3। 1 कब? ओपन चेन। और 3 कब? साइक्लिक। ओपन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देख ही रहे हो, यहां तो कोई समस्या नहीं ना। लेकिन ये साइकिल में भी रहता है, और साइकिल में रहेगा तो कैसे रहेगा बेटा? पहले तो HPO3 बना लो स्ट्रक्चर, ये ध्यान दो। HPO3 है ना, ये OH है। अब यहां पर ध्यान दो, कितने डबल बॉन्ड हैं? 2। दोनों को तोड़ दो। तो दोनों को तोड़ोगे तो ऐसे बना दिया जाए, यहां पर P, यहां पर OH, यहां पर O, यहां पर एक तोड़ना, दोनों नहीं, सारी। अब यहां पर इसका भी एक बॉन्ड टूट गया है, ये ध्यान दो। इतने को देखो, अभी HPO3 लिखना है ना, जैसे HPO3 है वैसे ये बना रहे हैं, इसका भी एक बॉन्ड टूट गया है। बीच में यहां पर क्या आ जाएगा? O। अब यहां पर क्या लिखे हैं? फास्फोरस। अब यहां पर क्या करें? ये डबल बॉन्ड और ये क्या? OH। कितने मॉलिक्यूल जुड़ गए हैं? और अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, और ये क्या है? तीसरा मॉलिक्यूल है। देख रहे हो ना? डबल बॉन्ड OH और एक ऑक्सीजन दूसरे से जुड़ गया। भाई जब ये बॉन्ड टूटा, ऐसे देखो, ये बॉन्ड तोड़ा गया तो ये स्फ्री हो गया ना, तो ये ऐसे यहां बढ़ा दिए तो अगले से जुड़ जाएगा, इसी तरह दूसरे का बॉन्ड टूट जाएगा। तो कितने OH दिख रहे हैं? 3, मतलब 3 H निकलेंगे। तो अगर ये साइक्लिक है तो क्या हो जाएगा बेटा? 3। और ओपन चेन है
या ओपन चेन नहीं कहा जाएगा, मोनोमेरिक, ट्राइमेरिक या पॉलीमेरिक, मोनोमेरिक और पॉलीमेरिक, मोनो में एक और पॉलीमेरिक में 3, पॉलीमेरिक में साइक्लिक या इसको क्या बोल देंगे, पॉलीमेरिक। आगे चला जाए, इसको आगे बढ़ा दें भैया। तो अगर आपसे कहा जाए मेटा फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितना होगी, कंडीशन बताना पड़ेगा, कंडीशन बताना पड़ेगा। अगर मोनोमेरिक है तो सिंगल और पॉलीमेरिक है तो 3। यहां पर टेट्रा बेसिक, जनरेट कितना बेटा, 4H+। यहां पर आपके पास दो हैं, H4P2O6 है और H4P2O7 है। केमिकल बॉन्ड में पढ़ाए थे इनके स्ट्रक्चर को, लेकिन एक बार फिर से बता दें। अच्छा, डाई में बेसिक में भी थोड़ा सा और लिख लो, एक दो। डाई बेसिक में यहां पर ध्यान देना बेटा, सल्फर का एसिड नहीं लिखा गया, H2SO4 लिखा गया है, लिखा गया H2S2O5 कर लेना, H2S2O7 कर लेना, H2S2O8 कर लेना। इसको ओलियम भी बोलते हैं और इसको मार्शल एसिड, या इसको पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड बोलेंगे, पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड। और इसको H2SO5 है, नॉट H2S2 नहीं बेटा, H2S है ये। इसको पर डाई मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, ये कॉमन नेम है, पर मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, या इसको कैरोस एसिड भी बोलते हैं। एक बार जेई में ये पूछा गया था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलियम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओलियम, लेकिन ये फार्मूला नहीं था। फार्मूला क्या था, कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3, दिस इज ओलियम, दिस इज ओलियम। तो ध्यान रखिएगा बेटा। आगे चला जाए, क्या हो गया, नई जगह है, आगे पेज बढ़ो, रिमूव करें, चलो। टेट्रा बेसिक हो ही गया था। हाँ, क्या बताओ, डायग्राम बता दें, बताया गया है लेकिन देख लो फिर से फट से। यहाँ पर ध्यान दो, ये HO यहाँ पर कई चीजें पूछता है, इसलिए हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं। केवल बेसिसिटी ही नहीं पूछता बेटा, केवल बेसिसिटी ही नहीं पूछता। जैसे यहाँ पर कितने पीओएच बॉन्ड हैं, तो बेसिसिटी और पीओएच दोनों सेम होंगे, बेसिसिटी और पीओएच दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। पीपी बॉन्ड, पीओपी बॉन्ड 0, पीएच बॉन्ड 0, ठीक है। यहां पर H4P2O7, ये H4P2O6 है।
बताया गया था जब ऑक्सीजन ऑड हो तो दोनों सेंट एटम के बीच में एक ऑक्सीजन आ जाता है, बताया गया था ना। यहां पर डिफरेंस क्या आएगा, पीपी 0 हो जाएगा, पीओपी 1 हो जाएगा, और बाकी सब कुछ वही। पीओएच कितना 4, पीएच कितना बेटा 1, H4P2O5 ये। अब बोलो, पीओपी 1, पीपी 0, पीएच 2, पीओएच 2, ये 0 है बेटा। पीएच कितना है 1, ठीक है ऐसे। अच्छा एच से पीओ3 में कितने पीओपी बॉन्ड होंगे साइक्लिक में, 3 होना चाहिए, देख लेना, 3 ही तो थे, 3 देख लेना। थोड़ा जल्दी करो बेटा। रिमूव किया जाए, रिमूव कर रहे हैं, चलो आगे। अब आपको बता दें पॉलीबेसिक एसिड डायरेक्टली नहीं आयनाइज होते, वो कई स्टेप में आयनाइज होंगे, और नंबर ऑफ स्टेप इज इक्वल टू बेसिसिटी, ठीक है, लिख लेंगे। if basicity is greater than 1 then acid is polybasic। Polybasic acid ionizes in number of steps, and step is equal to basicity। H3PO4 आपको बताया गया है, यहाँ पर H प्लस H2PO4 माइनस, वो जरूरी नहीं कि H प्लस PO4 मतलब H3PO4 ही हो, कोई भी जो एक से ज्यादा स्टेप में आयोनाइज हो रहा है। यहां पर K1 K2 K3, K1 is always greater than K2 is always greater than K3, always। भले आप जानते हो या नहीं जानते एसिड को, यहां पर ध्यान दो, ये कोई हाइपोथेटिकल एसिड देख लो, H2A, यहां पर क्या है H प्लस HA माइनस, यहां पर HA माइनस, यहाँ पर क्या है हो गया H प्लस A डबल माइनस, यहाँ पर K1 K2, K1 इज ग्रेटर देन K2। एसिड के बारे में भले मालूम है या नहीं मालूम है, और इसी तरह से बेस भी।
Similarly, base also polybasic, polyacidic. Base also ionizes in number of steps, and step is acidity equal to acidity, and step is equal to acidity. स्टेप कितने होंगे? जितना क्या होगी? एसिडिटी होगी। आगे चला जाए भैया। रिमूव कर दें? लिमिटेशन, aqueous medium is necessary to explain acidic or basic nature of compound। देखो HCl आपका एसिड है, HCl क्या कहते हो? एसिड। ड्राई HCl ले लो, एसिड नहीं है। ड्राई HCl एसिड, ड्राई HCl लिटमस के कलर को चेंज नहीं करेगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। ठीक है? तो कोई भी कंपाउंड एसिड है या बेस, इसको बताने के लिए आपको मीडियम एक्वस लेना पड़ेगा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से। बेंजीन ले लो, आर्हीनियस एसिड नहीं है। बेंजीन में HCl डाल दो, मतलब HCl आपका एसिड नहीं होगा। ठीक है? एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो भी नॉन मेटल है सबके ऑक्साइड क्या होंगे? एसिडिक होंगे। SO2, CO2, SO3, N2O5, P2O5 and electron deficient species like VF3, VCl3, VBr3, BI3, AlCl3 are not explained. Third point, basic nature of metallic oxide। मेटल के जो ऑक्साइड हैं लाइक Na2O, K2O, Rb2O, MgO,
and ammonia are its derivative. Are its derivative. Are not explained. ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो। पहले तो वाटर जरूरी होगा। दूसरा, ये जो मेटल नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं सभी क्या होंगे? एसिडिक होंगे, लेकिन इनके एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज जो है एसिडिक होंगे, एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। मेटल के ऑक्साइड कुछ लिखे गए हैं बोर्ड पे, बेसिक हैं, नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। और ये अमोनिया और इसके जो डेरिवेटिव होते हैं, इसके डेरिवेटिव मतलब यहाँ ये हटाकर कुछ भी जोड़ो, RNH2 एमीन हो गया, R2NH, R3N, ये सब डेरिवेटिव हैं, तो सभी बेसिक नेचर के होते हैं और इसके बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता, बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं करता। चले आगे भैया। चल रहे हैं आगे, लिखेंगे ब्रांस्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट। ब्रांस्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट। प्रोटॉन डोनर एसिड, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस। तो इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो प्रोटॉन देंगे वो एसिड और जो लेंगे वो क्या हो जाएंगे बेटा? बेस हो जाएंगे। इधर ध्यान से देखना, यहां पर HCl वाटर, HCl ने प्रोटॉन दिया है और वाटर ने प्रोटॉन लिया है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एसिड, और ये क्या हो जाएगा? बेस। और अगर रिएक्शन रिवर्स जा रहा है तो कौन ले रहा है? दे रहा है क्या कहेंगे इसको? हाइड्रोनियम आयन, ये बेस। अच्छा, एसिड 1 के साथ हमेशा बेस 2 रहेगा और एसिड 2 के साथ बेस 1 रहेगा। ये ध्यान देना बेटा, H2O और अमोनिया है। अब की बार यहां पर NH4 प्लस और OH माइनस, अब की दिया कौन? वाटर, लिया कौन? अमोनिया। अब आप एक प्रश्न रेज कर सकते हो कि यहां पर तो अमोनिया वाटर को बेस कहा गया और यहां पर वाटर को क्या कहा जा रहा है? एसिड। तो ये चीजें जो बात हो रही है बेटा, कंपैरेटिवली बात हो रही हैं। क्या बात हो रही हैं? कंपैरेटिवली। आप ऐसे समझ लो कि जैसे रोड पर जो भिखारी टहल रहे होते हैं, ना, हमसे मांगते हैं तो उनको 2-4 रुपए 10 रुपए हम लोग डोनेट कर देते हैं, तो उनके लिए क्या हो गए? हम लोग डोनर हो गए। क्या हो गए? लेकिन अभी यहाँ पर आपके DM साहब आ जाएं, CM साहब आ जाएं, PM साहब आ जाएं, तो उनके लिए हम लोग क्या होंगे? बेगर। उनके लिए क्या होंगे? बेगर। तो वास्तव में क्या है? डोनर या बेगर? किसके सामने खड़े हैं? किसके सामने खड़े हैं? किसके साथ हैं? उसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है। तो वाटर यहाँ पर किसके साथ था? HCl के। तो यहाँ पर HCl ने दिया और वाटर ने लिया। यहाँ पर वाटर अमोनिया के साथ है, अब वाटर दे रहा है और अमोनिया ले रहा है। अच्छा, कई बार सेम मॉलिक्यूल देते भी हैं और वही लेते हैं।
सेम मॉलिक्यूल देते हैं और वही मॉलिक्यूल लेते भी हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे ऑटोप्रोटोलिसिस। क्या कहेंगे भैया? ऑटोप्रोटोलिसिस। जब एक ही मॉलिक्यूल H प्लस दे भी रहा और वही मॉलिक्यूल ले भी रहा है तो इस टाइप को हम लोग कहेंगे ऑटोप्रोटोलिसिस। अब यहां पर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। एसिड 1 और बेस 1 को देखो किसी भी रिएक्शन में, यहां पर ये एसिड 1 है और ये बेस 1 है, तो इसको हम लोग एसिड बेस पेयर कह सकते हैं। भाई एसिड ले लिए, बेस ले लिए, एसिड बेस पेयर हो गया। और इसमें अगर ध्यान से देखो तो एक H प्लस का डिफरेंस है, आपके एसिड में एक H प्लस ज्यादा है और बेस में एक H प्लस कम है। तो एसिड बेस पेयर जिसमें एक H प्लस का डिफरेंस होता है उसको कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। लिख लीजिएगा, एसिड बेस पेयर डिफर बाय 1 H प्लस is conjugate acid base pair। conjugate acid base pair, acid base pair differ by 1 H plus is conjugate acid base pair। conjugate acid has always 1 H plus more than its conjugate base। हेलो, नमस्ते। हाँ 11वीं वाली ना, हाँ ठीक। more than its conjugate। conjugate acid always has 1 proton more than its conjugate base। और तीसरा पॉइंट बेटा, if conjugate acid is strong then its conjugate base must be weak। अगर कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रांग है तो इसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? निश्चित रूप से वीक होगा। ध्यान देना, थोड़ा समझिएगा अभी इसको। आप किसी भी स्पीशीज को एसिड कह रहे हो, यहां पर ध्यान दो, किसी भी स्पीशीज को क्या कह रहे हो? एसिड कह रहे हो। अब आप एसिड कह रहे हो, जैसे मान लो यहां पर हम लोग HCl को एसिड ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं भैया? HCl को एसिड। तो ये आपका HCl एसिड है। क्यों एसिड है? क्योंकि ये H प्लस जनरेट करेगा। कोई भी स्पीशीज जो H प्लस जनरेट करता है वो एसिड कहलाता है। अब अगर स्ट्रांग एसिड है, इसका मतलब कि H प्लस जनरेट करने की टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। अब H प्लस अगर जनरेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये H प्लस है और ये Cl माइनस है, ये दोनों अलग होने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं। भाई H प्लस जनरेट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब H प्लस देने की टेंडेंसी ज्यादा है। तो टेंडेंसी देने की ज्यादा कब होगी? जब दोनों का साथ पसंद ना हो, तभी अलग होने की टेंडेंसी होगी। भाई मान लो ये पेन हमें बहुत पसंद है, आप माँ को नहीं देंगे, लेकिन नहीं पसंद है ले जाओ। ये तो ये अब दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती कि एक साथ रहने की भी टेंडेंसी ज्यादा हो और अलग होने की भी टेंडेंसी ज्यादा हो। दोनों साथ एक चीज होगी, मतलब दोनों चीजें एक साथ होगी नहीं। अब अगर ये अलग होने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं तो अलग हो गए। अब अलग होने के बाद अब ये जुड़ने की टेंडेंसी भी ज्यादा रखेंगे नहीं, या तो अलग होने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे और या तो जुड़ने की टेंडेंसी ज्यादा रखेंगे। तो अगर अलग होने की टेंडेंसी ज्यादा मतलब एसिडिक नेचर ज्यादा है, और ये जुड़ने की टेंडेंसी अगर ज्यादा है तो बेसिक नेचर।
मतलब अगर ये HCl एसिड स्ट्रांग एसिड है तो Cl निश्चित रूप से क्या होगा, वीक बेस होगा। तो अगर किसी भी एसिड का मतलब कोई भी एसिड स्ट्रांग है तो उसका बेस निश्चित रूप से कॉन्जुगेट बेस निश्चित रूप से क्या होगा, वीक होगा। और बेस स्ट्रांग है तो एसिड वीक होगा। ठीक भैया, चलो आगे चलते हैं। तो ये 3 पॉइंट जानते रहेगा। चलो आगे लिखिएगा, फाइंड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ फॉलोइंग। फाइंड कॉन्जुगेट एसिड ऑफ फॉलोइंग। फाइंड conjugate acid of following। पहला conjugate एसिड नहीं बेटा, conjugate बेस। तो इनके कॉन्जुगेट बेस लिखने हैं, तो क्या लिखेंगे भैया, एक H प्लस कम करके लिख दो। क्या लिखें, Cl माइनस। अब H प्लस निकालोगे तो माइनस तो आ जाएगा ना, यहां से एक H प्लस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर भैया H2PO4 माइनस, यहां पर ये माइनस पहले था, ये माइनस हम लगाना भूल गए तो देख लीजिएगा। क्या करेंगे, HPO4 डबल माइनस, यहाँ पर भैया NH2 माइनस, यहाँ पर अब यहाँ पर प्लस हटेगा तो माइनस नहीं आएगा, है ना। यहाँ पर प्लस हट रहा है तब न्यूट्रल था ना, तो प्लस हटेगा तो माइनस आ जाएगा। अब यहाँ से अगर प्लस हटाओगे तो ये प्लस हट जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर OH माइनस आ गया ना, ये क्या है, अब OH माइनस अंदर दिखाया नहीं जाएगा कि देखो माइनस है, आपको जानना पड़ेगा कि OH पर क्या होता है, माइनस। तो माइनस है तो इसका मतलब यहाँ पर एक प्लस क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक भैया, तो ये चीज हो गया। अब तो फाइंड कर लेंगे कॉन्जुगेट एसिड बेस, रिमूव करें, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। नोट करके लिखिएगा, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या बोलेंगे, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्या होता है, अरे भैया तो ग्लेशियल क्यों बोल रहे, सीधे एसिटिक एसिड बोले। 14.5 डिग्री सेल्सियस पर जो एसिटिक एसिड होगा वो क्या कहलाएगा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगा। लेवलिंग सॉल्वेंट,
वाटर। डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट और लेवलिंग सॉल्वेंट। लेवलिंग सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर। लेवलिंग सॉल्वेंट का मतलब जो सभी एसिड के स्ट्रेंथ को इक्वलाइज कर दे, उसको लेवलिंग कहेंगे। और ऐसा सॉल्वेंट जो डिफरेंशिएट कर दे, बताए कि कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, उसको आप क्या कहोगे? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट। एक बढ़िया एग्जांपल है इसका, आप लोग जैसे भी एग्जांपल भिखारी का दिया गया, ठीक है। तो जो सड़क पर घूम रहे होते हैं ऐसे मांगने वाले, जब मांगते हैं तो देखो उनको कोई 2 रुपए देता है, कोई 4 रुपए, कोई 10 रुपए, ऐसे देता है ना। तो वास्तव में आपके देने की प्रवृत्ति को वो क्या करते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं। देने की प्रवृत्ति को क्या करते हैं? डिफरेंशिएट, विभेद कर देते हैं कि कौन ज्यादा दान देने की प्रवृत्ति रखता है, कौन कम। क्यों? चूंकि आपसे कोई फोर्स नहीं करते, बस मांगे भैया दे दो, दे दो, आपने दे दिया। मेट्रो सिटीज में अगर आप देखें या कभी यहीं कई बार देखते होंगे, वहां पे क्या होता है, जैसे आप मतलब ट्रेन, बस या फ्लाइट वगैरह जब उतरेंगे तो वहां पर बाहर बढ़िया वेल सूटेड बूटेड, अब तो हालांकि अब शायद कम हो गया हो क्योंकि अब बहुत सारे सिस्टम बदल गए, पहले की बात बता रहे हैं, तो वेल सूटेड बूटेड लोग मिलते थे और वो आपको देख के पहचान लेते थे कि आप किसी शहर के हो या यहाँ से अपरिचित हो। अपरिचित लोगों को रोके और आप रुके, आपसे अपनी परेशानी बताते थे कि भैया हमारी जेब कट गई है और यहाँ समय जहाँ पे खड़े रहेंगे टर्मिनल बताएंगे, मतलब शहर के एक किनारे पर हैं तो अंतिम किनारा बताएंगे कि हाँ हमें जाना था और हमारी जेब कट गई है यार, हमें मान लो 50 रुपए दे दो, ठीक है। अब आप उनसे ये नहीं कह सकते या तो दोगे, और नहीं तो ये नहीं कहोगे कि आप 40 रुपए ले लो, यही तो होगा ना। वो आपसे क्या कहे, हमें 50 रुपए चाहिए, यहाँ से वहां तक का किराया कितना होता है? 50 रुपए। अब या आपके पास दो ही ऑप्शन है, दिए तो 50 दिए, नहीं तो नहीं दिए। अब ये नहीं कहेंगे भैया 25 हमसे ले लो, 25 भी कोई पीछे आ रहा है मांग लेंगे, तो मांगेगा 50 अगले से मांगेगा, समझ रहे हो ना। तो ये क्या करते हैं, मतलब ये क्या किए यहाँ पर, ये पता नहीं चल पाया कि आपकी देने की प्रवृत्ति ज्यादा थी या कम थी। मान लो 50 आप दिए, हम पहुंचे हमसे 50 मांग लिए, ये पहुंचे इनसे 50 मांग लिए, ये पहुंचे इनसे 50 मांग लिए, अब तो सब बराबर दे रहे हैं ना। भले हम देने की इच्छा नहीं थी, लेकिन ठीक है मजबूरी सुन के 50 रुपए दे दिए किसी तरह से निकाल के। आपकी देने की इच्छा बहुत ज्यादा थी, ठीक है जो मांगता दे दिए। तो वहां ये पता नहीं चल पाया कि किसकी देने की टेंडेंसी ज्यादा थी और किसकी देने की टेंडेंसी क्या थी, कम। तो आपकी जेब से एक तरह से वो अपनी इस तरह की परेशानी बताए कि आप देने की टेंडेंसी भले न रही हो, लेकिन आपकी जेब से वो निकाल लिए, तो वहां आपकी देने की टेंडेंसी थी ये नहीं माना जाएगा, उनकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा थी। उनकी लेने की टेंडेंसी क्या थी? ज्यादा थी। देने की टेंडेंसी ज्यादा थी तो तब पता चलेगा कि जब वैसे सिंपल वाले थे, भैया दे दो कुछ दे दो, तब कितना किसने दिया वहां पता चल रहा है कि किसने कितना दिया। तो यहां पर ये जो वाटर है इसकी लेने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब H प्लस खींच लेता है अगर किसी के पास है तो, भले वो देना चाहे या, तो जब सबसे खींच ही ले रहा है, छीन ही ले रहा है, तो फिर कैसी टेंडेंसी कि हमारी देने की टेंडेंसी ज्यादा थी या कम थी, हमें मालूम है किसके पास जाएंगे तो छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो ये तो सबको इक्वलाइज कर दिया ना, आप दो तो न दो तो ले लेना ही है, तो लेवल को क्या कर दिया, सेम कर दिया। वही यहाँ पर क्या, ग्लेशियर एसिटिक एसिड है, मांगा भैया दे दिए दे दिए, नहीं दिए नहीं दिए, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। तो ये डिफरेंशिएटिंग और लेवलिंग सॉल्वेंट है। अच्छा यहाँ पर ये एक चीज हो गया। यहाँ पर एक और चीज बता दें, कोई भी कंपाउंड एसिड है कि आप ऑलवेज नहीं बोल सकते, जैसे भी हमने कहा HCl, आप बोला अभी आप तुरंत कहोगे एसिड है, लेकिन कहाँ, वाटर में। ये बेंजीन में ले लो, सपोज करो कि आप बहुत सारा पैसा लेके निकले हो, आज हम जितना है सब दान करके आएंगे, लेकिन कोई मांगने वाला ही नहीं मिला आपसे, तो दानी कहलाओगे? कहलाओगे दानी? नहीं, क्यों? चूंकि कोई देने वाला लेने वाला मिला ही नहीं। आप लेके चले तो थे, आज हम दानी कर देंगे जो भी हमारे पास, लेकिन कोई लेने वाला नहीं मिला, इसलिए आप दानी नहीं है।
इसी का उल्टा कर दो, आपको बहुत सख्त जरूरत है, आज किसी से भी जो भी दे देगा हम ले लेंगे, कोई देने वाला नहीं मिला तो भिखारी कहलाएंगे? नहीं, तो तब होता जब कोई दे देता आपको। तो दानी कहलाने के लिए किसी भिखारी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। जब पब्लिक को देखो तो उसको दान कर दो, वहीं होता ना। हाँ हाँ, नेता वगैरह कि एक केले 5 लोग पकड़ा खिलाएंगे, हाँ, और उसके बाद फेसबुक पे डालेंगे कि हमने एक बहुत बड़ा आज दान कर दिया है ना। तो ये चीज तो नोट करके लिख लेना। देखना बेटा, a compound can act as acid only in presence of base, and reverse is also true, and reverse is also true। रिवर्स इज आल्सो ट्रू का क्या मतलब हुआ भैया? उल्टा, मतलब बेस की तरह कब कार्य करेगा? एसिड की प्रेजेंस में। एसिड की तरह कब कार्य करेगा? बेस की प्रेजेंस। फॉर एग्जांपल HCl is acid in water or ammonia but not in benzene। क्यों भैया? बेंजीन को H+ की जरूरत ही नहीं है, बेंजीन को H+ की जरूरत नहीं है, और जरूरत होगी भी तो उसके पास लोन पेयर नहीं है कि दे दे H+ को, भैया आ जाओ आप। ठीक है, वाटर के पास लोन पेयर है, अमोनिया के पास क्या है? लोन पेयर है। H+ आएगा तो ऐसे आएगा, कुछ लेने के लिए आएगा ना, जब कुछ आपको पास देने के लिए है ही नहीं तो क्यों आएगा? बेंजीन में तो कुछ ऐसा है ना कि दे दे भैया आ जाओ। ठीक है, तो कोई भी कंपाउंड एसिड तभी होगा जब उसके साथ क्या हो? बेस हो। या कोई भी कंपाउंड बेस कब होगा? जब उसके साथ कोई एसिड हो। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि HCl जो है अमोनिया में या वाटर में तो एसिड है, लेकिन यही HCl बेंजीन में एसिड नहीं है। ठीक है, चलो आगे। मेरिट, मेरिट लिख लेंगे। एक्वस मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड, aqueous medium is not required। To explain acidic or basic nature, of species। दूसरा, बेसिक नेचर of ammonia and its derivative is explained भैया अमोनिया और इसके जो डेरिवेटिव है इसका बेसिक नेचर आप एक्सप्लेन कर सकते हो। क्यों? अमोनिया के पास लोन पेयर है, ये H+ क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा, तो प्रोटॉन एक्सेप्टर को आप क्या कहते हो? बेस कहते हो ना। तो यहाँ पर बेसिक नेचर क्या हो गया? एक्सप्लेन हो गया। और थर्ड, एसिडिक और बेसिक नेचर of iron can also be explained। acidic or basic nature of iron can also be explained। जैसे यहाँ पर
यहाँ पर क्या है, HSO4 माइनस, ये H+ दे सकता है ना, H+ दे सकता है नहीं दे सकता, तो इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट के अनुसार ये भी क्या है आपका एसिड है। तो आयन का भी एसिडिक या बेसिक नेचर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये मेरिट था। लिमिटेशन में कितने लिमिटेशन लिखे थे वहां पे, 3 में से 1.5 लिमिटेशन रिमूव हो गई है। एक तो एक्वस मीडियम थे, वो नहीं जरूरी है। आधा अमोनिया एंड डेरिवेटिव का एक्सप्लेन हो गया है, वही एसिडिक नेचर एक्सप्लेन नहीं हुआ है। तो लिमिटेशन में बेसिक नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड नॉट एक्सप्लेन। भैया दूसरा, एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड and electron deficient species is not explained। तो चलो आज यहीं तक हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे मिलेंगे तो ब्रांच और लॉरी कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे भैया, कोई डाउट? सारी हो गया, लुईस एसिड बेस्ड कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। ठीक बेटा। ठीक।